10 years of the UPA 2004 to 2014, only 27 million jobs were created. And in the last 10 years, Modi government has created 85 million jobs. In fact, last 8 years. This is hard data. कल मैंने आप सबको बताया कि आपको कभी भी अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कितनी हो रही है देश में, उसका एक रियलिस्टिक असेसमेंट चाहिए, तो आपको हमेशा दो बातों पे ध्यान रखना है। पहला तो आपको ये चेक करना है कि पेड एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है या फिर अनपेड, क्योंकि इंडिया ऐसा अतरंगी देश है जो अनपेड वर्क को भी एम्प्लॉयमेंट में काउंट कर लेता है। और दूसरी बात का जो आपको ध्यान रखना है वो ये देखना है कि फार्मिंग को छोड़ के बाकी एरियाज में कितनी जॉब क्रिएशन हो रही है, क्योंकि जो भी डेवलपिंग देश होता है उसमें इवेंचुअली फार्मिंग से लोग निकलते हैं और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज की ओर जाते हैं। तो 2004-05 से लेकर के 2012 तक इस देश के अंदर 7.5 मिलियन एनुअली नॉन फार्म जॉब्स क्रिएट हुई, जो कि 2013 से लेकर के 2019 तक कितना हो गया था, 2.9 मिलियन एनुअली। ड्रास्टिक रिडक्शन ऑफ क्रिएशन ऑफ नॉन फार्म जॉब्स। अब इसकी वजह से क्या हुआ? संतोष मेहरोत्रा लिखते हैं, ड्यू टू फास्ट नॉन फार्म जॉब ग्रोथ इन द अर्लियर पीरियड, रियल वेजेस वर राइजिंग व्हाइल दे हैव बीन फ्लैट both between 2013-2019 as well as since COVID till 2023, जिसकी वजह से प्राइवेट कंजम्पशन, जो कि पहला ड्राइवर होता है ग्रोथ का, that has only been maintained by cuts in household savings। भाई खुद सोचो, जब लोगों की इनकम ही स्टैग्नेंट है तो कंजम्पशन के लिए सेविंग्स विल टेक अ हिट। और अगर आप चेक करोगे तो सेविंग्स टू जीडीपी रेशियो डिक्लाइन हुआ है अंडर मोदी ईयर्स। एंड नॉट जस्ट सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो जो 2013-14 में 31% हुआ करता था, वो पिछले 10 साल में मोदी सरकार के आज तक 31% पर नहीं आया। इट रीच्ड अ लो ऑफ 26%, और 2022-23 में वो कितना था, 29%। सो मच फॉर मेक इन इंडिया। मतलब इन्वेस्ट करने को ही तैयार नहीं है लोग। क्यों? क्योंकि डिमांड नहीं है। लोग बेरोजगार बैठे हैं, इनकम स्टेगनेंट है। आप खुद सोचो, आप व्यापारी हो, आप इंटरेस्टेड होगे इन्वेस्ट करने में? टू अ वेरी लिमिटेड एक्सटेंट। आप वर्ल्ड बैंक का एक ग्राफ देख लो। चलो, अब ऊपर आपको ये बड़ी फैंसी सी टर्म दिख रही होगी, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। अब ये क्या भला है? तो सर, इकोनॉमिक्स में टेक्निकली इन्वेस्टमेंट को बोला जाता है कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस वर्ड इसलिए लगा हुआ है वहां पर क्योंकि इसमें से डेप्रिसिएशन एडजस्ट नहीं हुई है। टेक्निकल पॉइंट है, भूल जाओ। मोटा मोटा ये देखो कि दिस इज इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो, मतलब देश में जो एनुअली जितनी इनकम क्रिएट हुई उसका कितना परसेंटेज पोर्शन मोटे मोटे रूप में इन्वेस्टमेंट में गया। आप देखोगे 2014 में वर्ल्ड बैंक हमें दिखा रहा है 30% पे, और आप देखोगे पूरे आगे के कार्यकाल में मोदी के हमें कहीं पर भी ये रेशियो उस लेवल तक पहुंचता हुआ नहीं दिखा। It reached a high of 36% during Manmohan Singh's tenure, back when people were really interested to invest in India। और आज वो क्यों नहीं हो रहा? आज क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रही है? इसलिए नहीं हो रही क्योंकि इंडिया में डिमांड नहीं है, लोगों की इनकम स्टैग्नेंट है और लोग बेरोजगार बैठे हैं। तो आप भी एज अ उद्योगपति क्यों इन्वेस्ट करना चाहोगे देश के अंदर लिमिटेड एक्सटेंट पे? चपड़ चपड़ जो मर्जी कर लो आप टीवी पे आकर, बट एक्चुअली में जब पैसा लगाने की बात आएगी तो यू विल नॉट इन्वेस्ट। आई मीन, दिस इज रियली अ रियलिटी कि इनकम्स इंडिया में स्टैग्नेंट है। मैं आपको एक ग्राफ दिखा देता हूं, गौर से देखो जरा इसको। इसमें प्री कोविड, पोस्ट कोविड और एंटायर पीरियड फ्रॉम 2015 टू 2023 रियल वेजेस कितनी ग्रो हुई है फॉर 3 सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, नॉन एग्रीकल्चरल लेबरर्स और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। तीनों को गिवन है, जरा देख लो आप। लेस देन 1% फॉर ऑल 3 ग्रुप्स। अगर आप देखोगे प्री कोविड एग्रीकल्चरल लेबरर्स की रियल वेज में कितना ग्रोथ आया, 0.89% पर ईयर। पोस्ट कोविड 0.93% पर ईयर, और एंटायर पीरियड का 0.9%। नॉन एग्रीकल्चरल वर्कर्स 0.22% प्री कोविड। ये एनुअल रियल वेज ग्रोथ है कितना, 0.22%। उसके बाद 0.36% फॉर पोस्ट कोविड, और एंटायर पीरियड के लिए 0.27%। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स देखो, प्री कोविड 0.28% रियल वेजेस में ग्रोथ, पोस्ट कोविड नेगेटिव में उनकी रियल वेजेस डिक्लाइन। और नोट करो, एग्रीकल्चर से निकल के लोग ज्यादातर कंस्ट्रक्शन की ओर जाते हैं। और उसके बाद एंटायर पीरियड का आप देखोगे तो -0.02%। ये तो हाल है रियल वेजेस का।
तो कहां से डिमांड आएगी? फिर आपको यह भी पता होना चाहिए कि सन 2012 में बीजेपी के पावर में आने से पहले देश में 1 करोड़ लोग करीब बेरोजगार थे और 2018 तक आते आते 3 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। अब आप ये सोचिए कि सिर्फ ये 3 करोड़ लोग बेरोजगार नहीं है, ये फैमिली वाले लोग हैं, तो इनकी फैमिलीज के पास भी पैसा नहीं पहुंच रहा उतना, जिसकी वजह से डिमांड ही नहीं है। 3 करोड़ लोग बेरोजगार बाय द ईयर 2018, तो उनके पास पैसा ही नहीं है जब खर्च करने को, तो डिमांड कहां से होगी और कोई इन्वेस्ट क्यों करेगा? फिर मैं कॉमन सेंस वाली बात है। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट की रेट देख लो आप, दे वेंट थ्रू द रूफ। जिन्होंने 8वीं क्लास तक पढ़ाई करी है उनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया फ्रॉम 4.5% टू 13.7%। सेकेंडरी एजुकेशन जिन्होंने करी 10th क्लास तक उनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया फ्रॉम 5.9% टू 14.4%। हायर सेकेंडरी एजुकेशन जिन्होंने करी है 12th क्लास तक उनका बढ़ गया फ्रॉम 10.8% टू 23.8%। जब इतनी बेरोजगारी है देश के अंदर, इनकम स्टैग्नेंट है, डिमांड है नहीं, तो गौर करो इन्फ्लेशन भी कहां से होगी? पार्ट 1 में मैंने आपको 2 बातें बताई थी इन्फ्लेशन को लेकर के। पहला तो मैंने बोला था कि भाई इन्फ्लेशन कम करना एक्चुअली में आरबीआई का मैंडेट है, और दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि भाई कंजम्पशन प्राइस इंडेक्स सीपीआई जो हम मेजर करते हैं वो मेजर करते हैं बेस्ड ऑन प्राइस चेंज ऑफ प्रोडक्ट्स इन अ कंजम्पशन बास्केट। जो कंजम्पशन बास्केट रेगुलरली अपडेट होनी चाहिए, लेट से हर 5 साल में, हर 6 साल में, जो कि पिछले 12-13 सालों से अपडेट ही नहीं हुई, जिसकी वजह से हम उन प्रोडक्ट्स के प्राइस चेंज को मेजर कर रहे हैं एज इन्फ्लेशन, जो शायद हम कंज्यूम ही नहीं करते, और अगर करते भी है तो सेम प्रोपोर्शंस में नहीं करते। और ये बात गवर्नमेंट के ही इकोनॉमिक एडवाइजर बिबेक देबरॉय ने खुद लिखी है। इनफैक्ट उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि भाई उनकी कैपेबिलिटी टू ट्रैक इन्फ्लेशन हैज बीन सीवियरली अंडरमाइंड, ये उनके वर्ड्स थे। अब तीसरे पार्ट में मैंने आपको तीसरी बात बताती इन्फ्लेशन को लेकर के कि भाई जब डिमांड ही नहीं है इकोनॉमी में, लोगों की सैलरीज वेजेस स्टैग्नेंट है और लोग अनएम्प्लॉयड बैठे हैं, तो इन्फ्लेशन क्यों होगा? भाई इन्फ्लेशन कब होता है? जब इकोनॉमी फुल पोटेंशियल पे ऑपरेट कर रही है, सप्लाई शॉक्स नहीं है और लोग इतना डिमांड कर रहे हैं कि वो फुलफिल नहीं हो पा रही, तो इस वजह से प्राइस राइज हुए जा रहे हैं ओवरऑल। दिस इज द रीजन फॉर इन्फ्लेशन। और वो क्यों होगा देश के अंदर? तो स्वराज्य मैग की जरा आप हेडिंग पढ़ लो, इन्होंने क्या लिखा है। कह रहे हैं द सप्लाई साइड फोकस ऑफ मोदी गवर्नमेंट। कौन सा फोकस? सप्लाई साइड फोकस ऑफ मोदी गवर्नमेंट ट्रांसलेटेड इनटू एग्जेम्पलरी इन्फ्लेशन मैनेजमेंट। मतलब मुझे हनुमान चालीसा की लाइन याद आ गई कि बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार। अरे बेवकूफो, इंडिया की प्रॉब्लम है डिमांड साइड पे और मोदी सरकार सॉल्यूशन दी जा रही है सप्लाई साइड पे। कॉर्पोरेट टैक्स कट लो, और क्या हुआ उससे? गप कर गए कॉर्पोरेट्स। जब डिमांड ही नहीं है तो कॉर्पोरेट टैक्स कट को क्या करेंगे? वो इन्वेस्ट करेंगे। जब तक डिमांड नहीं है इकोनॉमी में, कॉर्पोरेट टैक्स कट तो वो गप कर जाएंगे। अमीर और सुपर रिच को आप टैक्स ब्रेक दिए जा रहे हो, क्या होगा उससे? उससे डिमांड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी देश के अंदर। ये तो हाल है इनका, ये क्या ठीक करेंगे इकोनॉमी को?